मनोभावों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। मनुष्य शरीर की सारी गतिविधियों और क्रियाकलापों का संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी इच्छा, आकांक्षा, विचार, भावना और संकल्प मस्तिष्क से ही उठते हैं तथा उन्हें पूरा करने की योजना बनाने का कार्य भी उसी के जिम्मे आता है। मस्तिष्क शरीर का प्रशासक, नियंता, संचालक और निर्देशक है, तो स्वाभाविक ही है कि उसकी स्थिति एवं दशा का प्रभाव शरीर पर भी पड़ेगा। प्रशासक यदि अयोग्य और अकुशल होगा तो व्यवस्था भी गड़बड़ाएगी ही। संचालक के हाथों हुई किसी भी गलती का प्रभाव उसके अधीन क्षेत्र पर भी पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस दिशा में कई महत्वपूर्ण खोजें कर चुका है और उन निष्कर्षों पर पहुंच चुका है जिनका प्रतिपादन प्राचीन काल में महर्षियों ने किया था। मनोभावों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस दिशा में कई प्रयोग हुए हैं। पिछले दिनों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक युवक एलेक्सी सेंट मार्टिन अपने एक मित्र द्वारा असावधानी से चल गई बंदूक के कारण घायल हो गया। गोली पेट में लगी थी और पेट में 2 इंच व्यास का छेद हो गया था। लगता था कि बचना मुश्किल है। फिर भी डॉक्टर विलियम बोमोर्ट नामक एक चिकित्सक ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया। डॉक्टर बोमोर्ट के प्रयासों से मार्टिन की प्राण रक्षा तो हो गई, पर पेट के भीतर वह सुराख बना रहा। उसके पेट की बाहरी और आंतरिक त्वचा तो जुड़ गई, पर पेट के भीतरी अंगों में ऐसा विकार आ गया जिससे कि उसका खाया हुआ भोजन साफ दिखाई देता था। डॉक्टर बोमोर्ट ने मार्टिन की पूर्ण सहायता और देखभाल की। उसे अपने साथ भी रखा ताकि वह भोजन की पाचन प्रक्रिया को उसके पेट में देखकर अध्ययन कर सके। डॉक्टर बोमोर्ट ने मार्टिन पर कुल मिलाकर 283 प्रयोगात्मक अध्ययन किए और उन प्रयोगों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में बताया गया है कि पेट के सबसे अंदर की परत लाल गुलाबी मखमल सी दिखती है और वह श्लेष्मा से ढकी रहती है। ज्यों ही मुंह में भोजन रखा जाता है, यह परत और भी अधिक सुर्ख गुलाबी रंग की हो जाती है और श्लेष्मा से एक तरह का तरल पदार्थ स्रावित होने लगता है जो अमाशय में जमा हो जाता है। भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो श्लेष्मा और सिकुड़ने लगती है। फलतः वहां अधिक तरल पदार्थ जमा होने लगता है। यह तरल पदार्थ भोजन को अपने में लिपटाकर उसे गलाने लगता है। एक प्रयोग के दौरान मार्टिन को गुस्सा दिलाया गया। गुस्से की हालत में ही मार्टिन ने भोजन किया। उधर डॉक्टर बोमोर्ट परीक्षण करते रहे। उन्होंने देखा कि प्रयोग के दौरान रोगी मार्टिन को गुस्सा आने पर भोजन पचाने में अधिक समय लगा। डॉक्टर बोमोर्ट के इन निष्कर्षों की पुष्टि अन्य वैज्ञानिकों ने भी की है और बताया है कि उत्तेजित मनस्थिति में किया गया भोजन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। खास तौर से पाचन संस्थान पर तो उसकी तुरंत ही प्रतिक्रिया होती है। न केवल उत्तेजना वरन निराशा, घृणा, उदासी, ईर्ष्या, द्वेष और तनावग्रस्त मनस्थिति भी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। यदि ये मनोविकार देर तक टिके रहें तो पेट के रोग, यहाँ तक कि अल्सर भी हो सकते हैं। डॉक्टर जैक्सन का तो यहाँ तक कहना है कि पेट संबंधी सभी रोग अस्त व्यस्त मनस्थिति के कारण होते हैं। अल्सर के फोड़े प्रायः पक्वाशय डिओडेनम में होते हैं, जो छोटी आंत का वह भाग है जिससे पेट की धुरी दूसरे सिरे से जुड़ी रहती है। तनावग्रस्त या निराश उद्विग्न मनस्थिति में पेट की लहरदार सिकुड़न की गति बढ़ जाती है। फलतः पेट के भीतर विद्यमान खाई हुई वस्तुएं तथा अन्य रस पक्वाशय में आ जाते हैं। पेट की भीतरी परत तो श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। पक्वाशय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। उत्तेजित और उद्विग्न रहने के कारण जब उपरोक्त प्रक्रिया बार बार संपन्न होती है तो पक्वाशय की भीतरी परत कई स्थानों से छिद जाती है और वहां फोड़ा बन जाता है। अल्सर के फोड़े पुरुषों को प्रायः 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवन का संघर्ष काल भी यही है। इसी वर्ग के लोग महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अहमन्य भी होते हैं। अहमन्यता के विपरीत कहीं कोई बात होती दिखी और संतुलन डगमगाया अथवा असंतुलन स्वभाव का एक अंग बन गया तो अल्सर के अलावा और भी कई रोग इसी उम्र में आ घेरते हैं। उदाहरण के लिए रक्तचाप और हृदय रोगों को ही लो। किसी भी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में हृदय की धड़कन बढ़ जाना, सांस तेजी से चलने लगना, रक्त का दौरा तेजी से होने के कारण शरीर का गर्म हो जाना,
आदि बातें तो प्रत्यक्ष अनुभव की जा सकती हैं। यद्यपि ये सब व्यवस्थाएं प्रकृति ने मनुष्य की रक्षा के लिए ही की हैं, ताकि किसी संकट के समय शरीर के ये महत्वपूर्ण अंग पूरे शरीर की रक्षा करने में तत्परता पूर्वक सक्रिय हो जाएं। परंतु उत्तेजना जब व्याधि विकार की तरह बन जाती है, तो उसकी प्रतिक्रिया भी बार बार शरीर के उन अंगों को उत्तेजित करती है और परिणामतः स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उतावली और हड़बड़ी में रहने की प्रवृत्ति प्रायः इन रोगों की जननी होती है। कामकाज निपटाने में उतावली से काम लेना और आराम करते समय भी कामकाज की चिंता इन रोगों का स्वागत करती है। यूं हृदय का दौरा अकस्मात ही पड़ता है, परंतु यह रोग कोई अचानक पैदा हो जाने वाली बीमारी नहीं है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे बर्नार्डे के अनुसार यह बीमारी लंबे समय तक, यहाँ तक कि कभी-कभी 20 वर्ष तक पनपती और बढ़ती रहती है। अनुमान लगाया गया है कि आधुनिक सभ्यता की यांत्रिक दौड़ जैसे जैसे तीव्र होती जाएगी, वैसे वैसे रक्तचाप और हृदय रोगों का आक्रमण बढ़ता जाएगा। इन रोगों से बचाव के लिए डॉक्टर जे बर्नार्डे ने कहा है, आप चाहे रोगी हो या ना हो, रोगी हो तो स्वस्थ होने के लिए अथवा रोगी ना हो तो इस रोग से बचने के लिए आवश्यक है कि आधुनिक सभ्यता द्वारा प्रदत्त जीवन दर्शन बदला जाए। बहुत हबड़-दबड़, भाग-दौड़, व्यग्रता, उतावली और तीव्र मानसिक संवेगों से बचा जाए और सुनियोजित शांत ढंग से उन्नति के लिए प्रयास किए जाएं। परिवर्तन या उन्नति के लिए शारीरिक अथवा मानसिक बोझ उठाना हर दृष्टि से हानिकारक ही है। पाचन संस्थान, रक्तचाप और हृदय रोगी नहीं, सिर दर्द जैसा साधारण रोग भी प्रायः मानसिक असंतुलन के कारण ही होता है। डॉक्टरों का कहना है कि सिर दर्द की शिकायत करने वाले 90% रोगी केवल मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द से पीड़ित होते हैं। एक अध्ययन में रोगियों से कहा गया कि जब भी उन्हें सिर दर्द हो तब वे उस स्थिति को नोट करें जो कि सिर दर्द होते समय थी। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा गया कि सभी रोगियों को उसी स्थिति में सिर दर्द उत्पन्न हुआ जिसमें कि उन्होंने दुख अनुभव किया। दुखोत्पादक भावनाओं के कारण गर्दन और सिर की मांसपेशियों में ऐंठन होती है और यह ऐंठन ही सिर दर्द के रूप में अनुभव होती है। इस अध्ययन के दौरान खास तौर से यह नोट किया गया कि ऐंठन का कारण कोई शारीरिक या मानसिक श्रम नहीं था, वरन उद्वेग अथवा दुख की अनुभूति के परिणाम से ही ऐंठन होती थी। शरीर शास्त्रियों के अनुसार सिर दर्द का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं होता। मस्तिष्क के चारों ओर खून ले जाने वाली शिराएं ही सिर दर्द को जन्म देती हैं। तनाव अथवा दुखोत्पादक भावनाओं के समय ये नलिकाएं फैल जाती हैं। इस फैलाव को कभी कभी कनपटी की त्वचा पर हाथ रखकर भी अनुभव किया जा सकता है। मांसपेशी की ऐंठन से होने वाला सिर दर्द इन नलियों के ज्यादा सिकुड़ जाने से होता है। माइग्रेन भी सिर दर्द का एक प्रकार है। यह सिर के एक तरफ ही होता है। कई बार इसका आक्रमण होने पर जी मिचलाने, उल्टी होने तथा आंखों से ठीक ठीक न दिखाई देने की शिकायत भी होने लगती है। डॉक्टरों के अनुसार माइग्रेन का हमला उन लोगों पर ज्यादा होता है जो स्वयं की स्थिति और आसपास की परिस्थितियों से बहुत अधिक असंतुष्ट या लगभग क्षुब्ध रहते हैं। स्वाभाविक ही ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और रोग हमला कर बैठता है। चिंता, तनाव, निराशा, हताशा, उद्विग्नता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाएं मन में क्षोभ और शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति ने शरीर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्वाभाविक क्रम से उत्पन्न होने वाले विकारों का परिशोधन अपने आप ही होता रहे। परंतु जब भावनाओं द्वारा भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं तो शरीर की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया रोगों के रूप में उत्पन्न होने लगती है। इनसे बचना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो भी जबकि वास्तव में भावना क्षोभ उत्पन्न हो तो उनका समाधान सहज ही स्वीकार भाव से करना चाहिए। भावनात्मक संतुलन न केवल जीवन की एक अनमोल निधि है वरन वह जीवन जीने की एक कला भी है। इस कला के द्वारा जीवन हरा भरा, पल्लवित, पुष्पित और सुखी शांत बनाया जा सकता है। परंतु इस भावना क्षोभ का उपचार क्या है? डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन के अनुसार जब भी भावना क्षोभ या तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें डूबने झुलसने की बजाय उसे पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका क्या कारण है। वह कारण कुछ भी हो सकता है,
जो भी कारण हो, उसका उपचार करने की बात सोचनी चाहिए, न कि उससे उत्तेजित होना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि समस्याओं से मुक्त कोई नहीं रह सकता है। अनादिकाल से प्रतिदिन कई कई लोग ऐसी समस्याओं में घिर जाते हैं कि कोई समाधान नहीं सूझता और आत्मघात कर लेने का मन होता है। परंतु वे समस्याएं जब निपट जाती हैं, तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए परिस्थितियों के शिकार व्यक्ति भी धैर्य द्वारा अपना मानसिक संतुलन बनाए रह सकते हैं। अकारण भावना, शोक पालने और रोगों को निमंत्रण देने में तो कोई समझदारी ही नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए इसी सीरीज की पुस्तक संख्या 161 से 170 पढ़ें।